हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। हम देखने वाले हैं आज रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो हमने सीरीज चला रखी ब्रह्मास्त्र 4 पे हम आ चुके हैं। 80 अंक की इसके अंदर शानदार तैयारी करवाई जा रही है, प्लस 50 अंक मिलाकर आपके 130 अंक का सिलेबस दे रखा है। तो उसमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेपर करवा रहे हैं आपको। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं सिलेबस के अनुसार। इसके पहले भी क्लास हो चुकी है 3 क्लास, तो अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को जोरदार तरीके से, ठीक है। सभी बिल्कुल जोरदार तरीके से शेयर जरूर करना। देखो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1, राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में कौन सा सही नहीं है। अब हमारे राजस्थान के अंदर जो कृषि जलवायु प्रदेश है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं, जिनमें से ये एक नाम जो दे रखा है यह है आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। क्या है? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसे 4th बी के नाम से जाना जाता है। मैं बार बार आपको ये चीज बताता हूं। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश भी है, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है आंशिक सिंचित क्षेत्र वाला, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। यहां तो क्या बताना है जो सही नहीं है, ठीक है ना। इस जलवायु खंड का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है, यह भी देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु खंड की रबी की प्रमुख फसलें गेहूं व जौ है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस जलवायु खंड की रबी की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूं और चना है। गेहूं और चना है, सही बात है। जलवायु खंड का क्षेत्रफल 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है ये, और इसका जो क्षेत्रफल है 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। यहां पे टेस्ट प्लस आपकी तैयारी और साथ में बेहतरीन क्वेश्चन सारे एक ही कुछ ही समय में आपके कवर हो जाते हैं। तो इसलिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कीजिएगा। देखो अब यहां बात सुनना, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। पर ये वाली लाइन यहां पे बिल्कुल गलत है, जो सही नहीं है। इस जलवायु खंड का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में नहीं है। ध्यान रखना, इसका तो क्या है? अनुसंधान केंद्र कार्यरत ही नहीं है। ध्यान रखना, इसका तो अनुसंधान केंद्र कार्यरत ही नहीं है। जरूर ध्यान रखना, ये वाली लाइन यहां से असंगत हो जाएगी। और भी काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। देखो क्लास को आप सभी शेयर जरूर करें, ठीक है। ये बात मैं बोल रहा हूं। अब आगे लगातार क्लास चल रही है आपकी। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? अब आपके कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो जयपुर है, मान लीजिए ये जयपुर है, ठीक है, दौसा है, और उसके बाद ये अजमेर है, और एक जिला और आता है टोंक। तो ये राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं? ये भैया कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान के अंदर ये नहीं आते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आता है, ठीक है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, ये अर्ध शुष्क में आता तो है, अर्ध शुष्क ही है इसका, ठीक है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ये वाला बिल्कुल सही है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान ये जलवायु प्रदेश का नाम है, कृषि जलवायु प्रदेश का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसके अंतर्गत जयपुर भी आता है, दौसा भी आता है, अजमेर भी आता है और टोंक भी आता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में कौन सा जिला नहीं आता है, तो जयपुर, दौसा, अजमेर, यहां पे कोई और जिला दे दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखना इस वाले कृषि जलवायु प्रदेश का भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 3rd ए के नाम से जाना जाता है ये। फिर बढ़ते हैं, टसर कृषि रेशम का विकास राजस्थान के टसर कृषि रेशम का विकास राजस्थान के किस जगह पर नहीं किया जा रहा है? टसर कृषि जो है राजस्थान के 3 जिलों में चलाया जाता है ये कार्यक्रम। 3 जिलों में है। एक जिले का नाम तो है कोटा, एक जिले का नाम है उदयपुर, और एक जिले का नाम है बांसवाड़ा। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? बांसवाड़ा। पर ध्यान रखना डूंगरपुर नहीं है। इन 3 जिलों के अंदर टसर कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बार बार छपता है। जबकि खस घास का जब क्वेश्चन आ जाता है तो भरतपुर, टोंक वाला ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 4 पर हम बढ़ते हैं। देखिएगा
क्वेश्चन संख्या 4 देखो, बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहां पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? दिखने में सीधे दिखेंगे पर देखो वहां सा अनुभव करो जैसे एग्जाम में हम बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे सभी क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, कोई बीच में सरल भी होता है, कोई हाई भी होता है, कोई मीडियम भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? हमारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से यहां जो नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है बताना है। उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र है, ये कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में। सुंदा माता भी संरक्षित क्षेत्र है, ये जालोर के अंदर है। कहां पर है? जालोर में है। शाकंभरी कहां पर है? सीकर झुंझुनू के अंदर है ये वाला कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र। पर माचिया सफारी संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये कहां पर है? और ये जोधपुर के अंदर है। पर किसके अंदर नहीं आता है? ये संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 को देखिएगा। देखो क्वेश्चन संख्या 5, राष्ट्रीय मरु उद्यान का कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय मरु उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब प्यारे दोस्तों बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान की तो यहां पे आपको पता है एक जिला आता है, उसका नाम है क्या? जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर है। और यही एक जिला आता है, इसका नाम है बाड़मेर। इन दोनों जिलों में फैला हुआ है क्या? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। और इस राष्ट्रीय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये गोडाउन पक्षी की शरण स्थली सेवन घास, इसी के अंदर है। जरूर ध्यान रखना जैसलमेर के अंदर इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1900 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1900 वर्ग किलोमीटर है। जबकि बाड़मेर के अंदर इसका क्षेत्रफल जो है 1262 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1262 वर्ग किलोमीटर। जब 1900 और 1262 दोनों को मिलाकर आपसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है तो इस हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए 3162 वर्ग किलोमीटर। क्या होना चाहिए? 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ध्यान रखना, आता रहता है एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की सही क्रमावली, ध्यान रखना, वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? मतलब यहां पे अवरोही क्रम के अनुसार हमारे राजस्थान में जो वन के प्रकार हैं उनका क्रम कौन से में सही है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहां पे सबसे पहले दे रखा है शुष्क पर्णपाती, है ना। कौन से वन दे रखे हैं? शुष्क पर्णपाती। यहां दे रखे हैं आपको मिश्रित पर्णपाती, और यहां पे दे रखे हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहारित, और यहां दे रखे हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। तो देखो पहले से ही डिसाइड हो जाएगा क्योंकि यहां पे चारों अलग अलग दे रखे हैं, मतलब क्रमावली बतानी है आपको अवरोही क्रम में। तो हमारे राजस्थान में बात करें तो 58% के लगभग तो क्या है? शुष्क पर्णपाती है, ठीक है। और 28% के लगभग क्या है? मिश्रित पर्णपाती हैं, ये भी ध्यान रखना। और 6% के लगभग क्या है? लगभग बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 58 के कुछ ऊपर है, पॉइंट में ध्यान रखना। 58% तो शुष्क पर्णपाती है और 28% लगभग मिश्रित पर्णपाती है और 6% के लगभग उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहारित वन है। और ये ध्यान रखना 0 पॉइंट से भी कम प्रतिशत में है कौन से? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो इस हिसाब से तो ये ए वाला ऑप्शन क्या है यहां पर? बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्रमावली के अनुसार, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन से वन है? शुष्क पर्णपाती वन। फिर उसके बाद कौन से आएंगे? मिश्रित, क्योंकि पता है ना 28% के लगभग। फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, है ना। फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहारित वन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है। शुष्क पर्णपाती वन सबसे पहले आना चाहिए, जो आ रहा है पहले ऑप्शन के अंदर। अवरोही क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, थोड़े कम, थोड़े कम, मतलब घटते क्रम की ओर बढ़ते जाना है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को जो अभी निकला है इसके पहले वाला, क्वेश्चन संख्या 6 छप जाएगा तो सीधा नंबर दिलाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। देखो राजस्थान की सांबर झील, कौन सी झील है? राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, इनमें से कौन सी 5 नदियों में से एक नहीं है? देखो सांबर झील की बात करें हम, कौन सी झील है? सांबर झील। देखो बिजोले शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया है सांबर झील का, और इसके अंदर कुल नमक उत्पादन 8.7% नमक उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? 8.7%। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसके अंदर कितनी नदियां जल गिराती हैं? 5 नदियां जल गिराती है। कितनी नदियां? 5 नदियां। अब 5 नदियां कौन सी हैं? एक का नाम है खारी, एक का नाम है खंडेला। क्या नाम है? खारी, कंडेला।
एक का नाम है मेंढा, मंथा या मेंढा बोल सकते हो, और एक का नाम है रूपनगढ़। क्या नाम है? रूपनगढ़। खारी, खंडेला, मेंथा या मेंढा या रूपनगढ़, ये सब इसके नाम हैं। तो ये सब अपना जल किसके अंदर गिराती है? ये सांबर झील के अंदर गिराती है। तो देखो, मेंढा नदी गिराती है, खारी नदी भी गिराती है, और रूपनगढ़ भी गिराती है। और कौन सी नदी भी गिराती है? रूपनगढ़ भी। पर साबी नदी नहीं गिराती है, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को, ठीक है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, पर यह ध्यान रखना कि सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है। जबकि मेंढा नदी, रूपनगढ़ नदी और खारी नदी और खंडेला नदी, ये सब नदियां सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अब यहां दे रखा है किसके बारे में? मेजा बांध के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यह बताना है। मतलब यहां पे 3 कथन मेजा बांध से संबंधित है। देखो, मेजा बांध की अगर हम बात करें तो मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर है, यह ध्यान रखना। ये कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। कहां पर है? कोठारी नदी पर है। सुनो, अब देखो, ये भीलवाड़ा में स्थित है। इससे भीलवाड़ा शहर और 57 गांवों को पेयजल मिलता है और सिंचाई भी मिलती है। ध्यान रखना, इससे भीलवाड़ा शहर वो 57 गांवों को पेयजल मिलता है। यह बांध बामनी नदी पर बना हुआ है। यही बात गलत हो गई प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि बामनी नदी पर नहीं, कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यह बांध जिस नदी पर बना हुआ है उसका उद्गम राजसमंद से होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। और जो डी वाली लाइन है प्यारे दोस्तों, यही बात ये कह रही है कि यह बांध जिस नदी पर बना हुआ है ना, उसका उद्गम राजसमंद से होता है। मतलब कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से ही तो होता है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9। 2015-16 में, कब की बात चल रही है? 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों का औसत आकार था। सीधा रट लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा है, बार बार आ भी जाता है। 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। कितना है? 2.73 हेक्टेयर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। अगला देखो, क्वेश्चन संख्या 10, अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो। राजस्थान का मुकीम मंदिर किस नदी के किनारे है? देखो, मुकीम मंदिर किस नदी के किनारे है ये बताना है। शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। देखो, मुकीम मंदिर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर में तो कोई नदी नहीं बहती है, इसलिए यहां पर कोई नहीं आएगा। ये मुकीम मंदिर वही है जो आप जानते हो मुकाम तालवा के नाम से। किस नाम से जानते हो? मुकाम तालवा के नाम से जानते हो। जम्बूजी समाधि वगैरह के बारे में सुना है ना आपने, मुकाम तालवा, वो वाला जगह है बीकानेर का। उसको मुकीम मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकीम मंदिर। बीकानेर का पर्यटन स्थल है ये, और यहां पर कोई नदी बहती नहीं है बीकानेर में, तो कोई नहीं इसका जवाब आने वाला है, ठीक है। कहां पे? ये बीकानेर में। चलो, आया ना मजा क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन संख्या 11 को देखना आप सभी। देखो, क्वेश्चन संख्या 11, निम्न में से कौन सी साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है, यह बताना है आपको। अब बताइए मुझे कि साबरमती नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? वो उदयपुर से होता है। कहां से होता है? उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र फुलवारी की नाल के मध्य 5 जलधाराओं के रूप में, 5 जलधाराओं के रूप में बहने वाली नदी कौन सी है? साबरमती नदी है। ध्यान रखना, झाड़ोल क्षेत्र, झाड़ोल और फुलवारी के नाल के मध्य 5 जलधाराओं के रूप में बहने वाली नदी है साबरमती नदी, है ना, जिसका उद्गम उदयपुर से होता है। फिर ये नदी कहां चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। तो गुजरात की मुख्य नदी है साबरमती नदी। उद्गम तो कहां पे होता है? राजस्थान के अंदर होता है, पर मुख्य नदी कहां की हो गई है? गुजरात की। इसकी जो कुल लंबाई है 416 किलोमीटर है ना। राजस्थान की नहीं है, ये कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। किसकी? साबरमती नदी की। अब इसके जो सहायक नदियां हैं, एक तो है वाकल नदी, मेशवा नदी, हतमती नदी। इरू नदी नहीं है, क्योंकि इरू नदी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। किसकी है प्यारे दोस्तों? माही की। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ।
देखो क्वेश्चन संख्या 12, नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से कौन सा नगरीय केंद्र है जो पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण में कौन सा जिला बाहर है, मतलब कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण से बाहर है, यह बताना है आपको। अब सुनना मेरी बात, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, बीकानेर है, और यहां क्या है, जैसलमेर है, ठीक है, और यहां क्या है, जोधपुर है। तो ये तीनों जिले जो हैं क्या बनाते हैं, मरु त्रिकोण बनाते हैं। तो कौन सा जिला बाहर हुआ इससे हो गया कौन सा जिला, बाड़मेर। तो यहां पे क्या हट जाएगा, बाड़मेर हट जाएगा। जो तीनों जिले हैं वो मरु त्रिकोण के अंदर शामिल है, ये भी जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको मरु महोत्सव याद रखना है जैसलमेर के अंदर, ऊंट महोत्सव याद रखना है बीकानेर की तरफ। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 13 को देखो भाई, अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 13 भी काफी महत्वपूर्ण है भाई, जरूर जरूर ध्यान रख के जाना है। देखो समझना क्वेश्चन को, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब किसकी बात चल रही है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों पे, कहां पे है बताओ, ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में है ना, 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कितने जिलों से संबंधित है ये, 13 जिलों से संबंधित है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। जब ये कथन सही है, पहला कथन सही है, तो यहां पे देखो 2 और 3 का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। आगे देखते हैं, इससे 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह भी सत्य बात है। इससे 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम सिंचाई से माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, यह भी सही बात है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। यही हो गई यहां से क्या, गलत बात। एक तरह से यह बात सही नहीं है। किस लिए नहीं है, क्योंकि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित राज्य सरकार कर रही है, उसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा है, ठीक है ना। राज्य सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना बनवा रही है और इसके लिए पत्र केंद्र सरकार को भेजा है। तो ये वाला पॉइंट यहां पे गलत दे रखा है। तो इस हिसाब से इसका जवाब जो आना चाहिए था 1 और 2 और 3, ये तीनों कथन की यहां बात करें तो ये तीनों कथन यहां क्या है, सही है। 1 2 3, ये देखो ये रहा 1 2 3, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में, अच्छे से कर लेना इस वाली परियोजना को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ, कौन सी शैली का, मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है कौन सा, प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है सुपासनह चरित्रम। क्या नाम है, सुपासनह चरित्रम क्या है, ये ग्रंथ है। तो इसका चित्रकार कौन है, इसको किसने चित्रित किया है, क्या साहिबदीन ने किया है कि नहीं, ब्रह्मगीत किया है, कमल चंद्र ने नहीं किया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने को किया है किसने, कमल चंद्र ने, क्या धनसार ने किया है, क्या नहीं किया है, धनसार ने कल्पसूत्र चित्रित ग्रंथ को चित्रित किया है, कमल चंद्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी को किया है, साहिबदीन भी नहीं आएगा। इसका सही जवाब आएगा हीरानंद। और ये चारों चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि ये जो चित्रकार हैं कौन सी शैली से है, मेवाड़ से हैं। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन संख्या 15 को देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 15, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया बताओ, आनंद कुमार गोस्वामी ने, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका तैयार। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार गोस्वामी ने किया है, ये जरूर ध्यान रखना। पर क्वेश्चन आपका ये है कि कब किया, तो बताना है 1916 में किया है। कब किया है, 1916 में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 देखो, 84 खंभों की छतरी बार बार पूछी जाती है एग्जाम में।
84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी में। कितने खंभे? 84 हैं। स्थित हैं, किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को समर्पित हैं। ये कितनी मंजिली है ना? कितनी मंजिली है? कितना मंजिला है बताओ? 5, 7, 2 या 4? कितना मंजिला है ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन लगना चाहिए वाला। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 2 है, ध्यान रखना, 4 भी नहीं है, तो 2 मंजिले हैं। 84 खंभों की छतरी है, बूंदी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो भाई बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन ये वाला। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है जो दिख रहा है जैसा, पर ये क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से, अभी बताऊंगा। देखो कैसे, पहले तो सुनो। चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश संबंधित हैं। ये सब क्या है? ये किससे संबंधित हैं? देखो मेरे प्यारे दोस्तों सुनना। अब पहले तो आप आंसर ढूंढो, आपको आ रहा ही नहीं आ रहा ये देखो सबसे पहले तो, ठीक है ना। ये सबके सब जो प्रकाश है ये क्या है? तिमनगढ़ के किले से हैं, या सुदर्शनगढ़ से हैं, या कोषवर्धन दुर्ग से हैं, या कोम्बलगढ़ दुर्ग से हैं? ये बताओ सबसे पहले तो आप मुझे। देखो मेरी बात सुनना अब अच्छे से। देखो 1, 2, 3, उसके बाद ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और आपको पता है एक जैसे जो 9 महल थे ना, एक जैसे 9 महल, अब आया सर याद हमें, ठीक है ना, वही है ये। एक जैसे 9 महल 9 पासवान रानियों के लिए किसने बनाए थे? माधो सिंह ने बनवाए थे। क्या एक जैसे 9 महल कहां बनवाए थे? नाहरगढ़ के किले में। कहां बनाए थे? नाहरगढ़ के किले में बनाए थे। उस नाहरगढ़ को क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। 9 महल का खूब सुना होगा, पर 9 महलों के नाम भी आप याद कर लीजिए। ये है वो 9 महल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। देखो लटियाली या लटियाल देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? लटियाल देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? क्या रणकपुर में है, या फलोदी में है, या फिर नागौर में है, या फिर मेड़ता में है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। रणकपुर में नहीं है, नागौर में नहीं है, मेड़ता में नहीं है, फलोदी में है। फलोदी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 19। देखो ये वाला क्वेश्चन भी देखो भाई, जो क्वेश्चन संख्या 19 है। खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज अलार्म टावर, क्या बोलते हैं? अलार्म टावर किस जिले में स्थित है? मतलब ऐसा कौन सा किला है जहां पर ऐसा बुर्ज है जिसमें अलार्म टावर भी है? अलार्म टावर सुना होगा आपने, ठीक है। खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? खतरे की सूचना दे देती है वो वाली बुर्ज, ठीक है। अलार्म टावर किस किले के अंदर बना हुआ है बताओ? क्या अचलगढ़ में, बसंतगढ़ में, तिमनगढ़ में, या बाला किला में? बताओ। बाला किला अलवर के अंदर है, पर आंसर ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आंसर क्या है? अचलगढ़ का दुर्ग है। क्या है? अचलगढ़ का दुर्ग। और कहां पर है? सिरोही के अंदर है। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो अलग ही होते हैं, फिर देखो पहली बार ही हमें दिखाई देते हैं। देखो इस स्थल पर, क्वेश्चन पढ़ो अगला। इस स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-54 में कब हुआ है? कब हुआ है? 1952-54 में कौन से दल के द्वारा? स्वीडिश दल के द्वारा शुरू हुआ था। कौन से दल के द्वारा? स्वीडिश दल के द्वारा शुरू किया गया था। कहां पे किया गया था? किससे संबंधित बात है ये? रंगमहल से, आहड़ से, सोनारी सभ्यता से, बालाथा सभ्यता से। सोनारी सभ्यता कहां पर है बताओ? झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आहड़ सभ्यता उदयपुर में, रंगमहल हनुमानगढ़ की तरफ है। पर आंसर यहां क्या देना है कि इस स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-54 में स्वीडिश दल के द्वारा शुरू किया गया था। और बता देता हूं आपको बात, इसमें जो नेतृत्व किया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में किया गया था। हन्ना रीड के नेतृत्व में किया गया था। यह किया गया था रंगमहल से संबंधित है। ये किस सभ्यता संबंधित है? रंगमहल से, ठीक है। चलो है ना शानदार क्वेश्चन। आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन संख्या 21। ये देखो शानदार क्वेश्चन है आपका। फिर वापस चलो आगे बढ़ते हैं। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा, कर्णावती या कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? मतलब कहां से स्रोत मिलता है इस जानकारी का भूमि अनुदान के बारे में? मतलब रानी कर्णावती ने जब जौहर किया था, उसमें प्रवेश करने से पहले भूमि अनुदान की जानकारी दी थी। वो कौन से स्रोत में है? पूर्व के तामपत्र में है, चौकली के तामपत्र में है, रणकपुर प्रस्तुति में है, या फिर चिरवे का शिलालेख में है। कुल मिला के बाद इससे संबंधित जो भूमि अनुदान की जो जानकारी है वो किसके अंदर मिली है इसमें से, ये बताना है। तो देखो ये मिली है पूर्व के तामपत्र
तामपत्र में, किसमें मिली है? पुर के तामपत्र में मिली है। और आपको पता है चित्तौड़गढ़ के किले में जो साका हुए थे उससे संबंधित है ये। फिर देखो अगला क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन मोस्ट है भाई, ठीक है ना। डींगला, क्योंकि आप ऐसा ना सोचे क्योंकि आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो, देखो तो उतार चढ़ाव रहेगा पेपर में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो अलग हो, ठीक है ना, कुछ आपके पढ़े हुए हो सकते हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए भी हो सकते हैं। तो अच्छे से आपको क्लास को देखना है, रिवाइज करना है। और यहाँ पे जमे जो प्रश्न नहीं है, हर क्वेश्चन मोस्ट है। जब आप गहन अध्ययन में जाओगे तो पाओगे कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जमे जो ही नहीं है, ये एग्जाम में आने के लायक है और आ चुके हुए हैं कई सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो डींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया क्या है, ठीक है। देखो डींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया क्या है ये? क्या ये मेवाड़ के तांबे के सिक्के हैं, या फिर मेवाड़ में दरी के नाम है, या मेवाड़ की ओढ़नियां हैं, या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम हैं? तो हमारा दिमाग कहां दौड़ रहा है फटाफट से बताओ, ठीक है। मेवाड़ के तांबे के सिक्के हैं ये, डींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। देखो पेपर का पैटर्न दो तरीके से रहेगा। एक तो पता है आपको कूटवाचन, असंगत, सत्य है, सत्य नहीं है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। पर जब फैक्ट वाला पैटर्न रहेगा ना तो वो भी इजी नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि वहां भी कुछ ना कुछ फैक्ट ऐसा रहता है। फैक्ट के क्वेश्चन भी बहुत गलत होते हैं अगर हमें रियल फैक्ट याद नहीं है तो। अभी मान लीजिए क्वेश्चन कितना सीधा है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कहाँ हुई, जोधपुर, तो हम बता देंगे, पर सन में थोड़ा क्या होता है, खेल बिगड़ जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझना है। देखो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1947, 48, 49 या 50? 1950 के अंदर। कब हुई? 1950 के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। ये गुर्जर प्रतिहार वाले अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो कन्नौज के अधिकार के हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने लिया था। किसने लिया था? गुर्जर प्रतिहार ने। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कृति राजशेखर की नहीं है? कौन सी कृति है जो लेखक विद्वान है राजशेखर उनकी नहीं है? कौन सी कृति है? देखो कर्पूर मंजरी ये भी है, काव्य मीमांसा ये भी राजशेखर से संबंधित है, बाल रामायण ये भी है, पर प्रभावक चरित्र ये नहीं है राजशेखर से संबंधित। जबकि आपको एक और याद रखनी है, पृथ्वीराज विजय याद रखनी है, ठीक है। जय से क्या याद रखनी है? जयानक ने। किससे संबंधित है? जयानक। फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए पृथ्वीराज रासो की, तो रासो तो आप सभी जानते हो चंद्रप्रदाय से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 26 की ओर। देखो किसकी सिफारिशों के आधार पर, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? किसकी सिफारिश के, कौन सा आयोग था? ध्यान रखना फजल अली आयोग था। वो कौन सा आयोग था प्यारे दोस्तों? फजल अली आयोग था, जो 1 नवंबर 1956 के समय पे हुआ था ये सब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। संभावना है क्योंकि जब जब जो भी प्रश्न आ रहा है उसके इर्द गिर्द का प्रश्न है ये वाला, ठीक है। पुंजाधीर जी का संबंध है। देखो जो पहली बार बाजी मारता है ना पेपर में वही आगे रहता है, एक बार आने के बाद तो सबके सामने आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पुंजाधीर जी का संबंध है, किससे संबंधित है? पुंजाधीर जी। देखो मानगढ़ हत्याकांड से है, या फिर डाबरा हत्याकांड से है, या तमिसो या फिर रास्तापाल कांड से संबंधित है, ये बताना है। देखो दोस्तों ये जो पुंजाधीर जी है ना, ये किनके शिष्य है? पहली बात तो ये जो शिष्य है ना ये किसके हैं? ये गुरु गोविंद गिरी के। किसके हैं? गुरु गोविंद गिरी के। गोविंद गिरी के क्या है ये प्यारे दोस्तों? उनके शिष्य हैं। कौन? पुंजाधीर जी। जब इनको क्या हुआ था भाई, मानगढ़ हत्याकांड के समय गुरु गोविंद गिरी को क्या हो गया था? सजा मिली थी। तो उनके साथ ही उनके शिष्य पुंजाधीर जी को भी आजीवन कारावास मिला था। तो हुआ ना मोस्ट क्वेश्चन, हुआ नहीं हुआ बताओ, ठीक है ना। तो मानगढ़ हत्याकांड से ये संबंधित हैं। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, और कल हमने जो इससे पहले वाली सीरीज में क्वेश्चन संख्या 38 करी थी, तो वहां पे संघ सभा का जो पहला अधिवेशन है वो 1903 में हुआ है। तो उस लाइन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 पर। डाबी और जीवनी और गोल। डाबी, जीवनी, गोल क्या है? बीकानेर राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं,
जयपुर राज्य के सामंतों की है, या फिर मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं, या फिर मारवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं, ये बताना है आपको। कमेंट में जवाब जरूर देना। क्वेश्चन संख्या 28 का, वैसे मैं बता दूंगा आपको कमेंट में भी जवाब इसका, पर मैं भी चाहता हूं कि आपके भी तो जवाब में देखूं ना, इसलिए डाबी जीवनीर गोल मोस्ट क्वेश्चन है, चूकना मत, इसको देखना जरूर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपकी प्रेजेंट के लिए होता है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती, देखो अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? मतलब अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती, आपको पता है उदयपुर से इन्होंने प्रकाशन, फिर अजमेर से प्रकाशन किया था सत्यार्थ प्रकाश वाला ग्रंथ, है ना, उसका जो प्रकाशन किया था। कुल मिला के जो कौन सी लाइब्रेरी, ध्यान रखना है कौन सा स्थापित मुद्रणालय का नाम है, कहां पर है, अजमेर के अंदर, किस नाम से जाना जाता है? वैदिक प्रेस से, या आर्य से, या फिर वैदिक यंत्रालय से, या फिर वैदिक मुद्रणालय से? बताओ। ये जाना जाता है वैदिक यंत्रालय से। ये मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, आ चुका है एग्जाम में भी, ध्यान रखना। वैदिक यंत्रालय किससे संबंधित है? अजमेर से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 30 की तरफ। देखो 1857 की क्रांति के समय, अब आपको पता है 1857 की क्रांति सब जानते हो, 6 सैनिक छावनियां सबसे पहले भारत में 10 मई को, राजस्थान में 28 मई को हुई थी, ठीक है। सबसे पहले नसीराबाद से हुई है राजस्थान में। कोटा के मेजर बटन याद रखने हैं, उदयपुर मेवाड़ के मेजर सावर्स याद रखने हैं। चलो आगे देखो 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जय दयाल व मेहराब खां क्रमशः कहां के निवासी थे? पहली बात तो मुझे बताओ, ये जय दयाल और मेहराब खां का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति कोटा से, ठीक है। पर ये कहां के निवासी थे? देखो जय दयाल तो थे कहां के निवासी? धौलपुर के। कहां के थे? धौलपुर के थे। और जबकि मेहराब खां कहां के थे? कोटा के थे। तो ये वाला जोड़ा सही दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 31 मोस्ट क्वेश्चन है भाई। किशोरी देवी की अध्यक्षता में, नाम ये देखो, एक क्वेश्चन तो यही हो गया, किसकी अध्यक्षता में? किशोरी देवी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन संख्या 1, शेखावाटी किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन? शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में को भाग लिया। कब भाग लिया ये बताना था। मतलब मुझे बताओ, शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में भाग लिया था, किसके अध्यक्षता में? किशोरी देवी की अध्यक्षता में। ये पॉइंट याद रखना। पर कब भाग लिया? 25 अप्रैल, ध्यान रखना, 1934 में। चलो ध्यान रहेगा, 25 अप्रैल 1934 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इंपोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ। निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कौन सी बात यहां पर सही नहीं है, ये पढ़ के आपको बतानी है कौन सी बात सही नहीं है बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में। चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई, बिल्कुल मोस्ट बात है, याद रखना। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन हो गया एक आपका, किसान पंच बोर्ड की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साधु सीताराम दास। किसान पंच बोर्ड का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगली लाइन पे बढ़ते हैं। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड, और इसको क्या बोलते हैं? किसान पंचायत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान पंचायत की स्थापना की। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत की स्थापना करी, यह भी सत्य बात है, ठीक है। फिर देखो, विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन में सन 1912 में भाग लिया था, यह बात गलत है। 1916 के समय भाग लिया था। कब लिया था? 1916 के समय। तो ये वाली बात क्या हो गई? यहां से गलत हो गई। जनवरी 1915 ईस्वी में विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे, यह ध्यान रखना। जनवरी 1516 ईस्वी में विजय सिंह पथिक किसके आदेश पर राजस्थान आए थे? रास बिहारी बोस के आदेश पर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन संख्या 33। प्रताप सिंह बारठ का संबंध किससे है? अब प्रताप सिंह जो बारठ हैं, इनका संबंध किससे है बताओ? लाहौर षड्यंत्र केस से है, बनारस षड्यंत्र केस से है, या फिर उदयपुर षड्यंत्र से, या फिर बिजोलिया षड्यंत्र से। जब हम ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो हम कोशिश यही करते हैं कि भाई प्रताप सिंह है तो राजस्थान का ही ऑप्शन लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ऐसे प्रश्नों पे हमें खुद को सो विवेक से सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से आंसर को ढूंढना चाहिए। प्रताप सिंह बारठ का संबंध है बनारस षड्यंत्र केस से। किससे है? बनारस षड्यंत्र केस से है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 34।
1940 ईस्वी में स्थापित वनवासी सेवा संघ संबंधित नहीं है। मतलब पहले तो बताओ वनवासी सेवा संघ कब स्थापित हुआ, 1940 में। 1940 में ईस्वी में स्थापित वनवासी सेवा संघ से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है? भोगीलाल पांड्या ये तो हैं, भूरेलाल बया भी हैं, राजकुमार मान सिंह भी है, पर माणिक्यलाल वर्मा नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ। जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में, जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ये बताओ, सवाई प्रताप सिंह ने, या फिर पृथ्वीराज ने, या महाराजा विष्णु सिंह द्वितीय ने, या फिर जगत सिंह द्वितीय ने? ये जयपुर की बात है ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, तो जगत सिंह द्वितीय इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 36। हर एक क्वेश्चन रामबाण है भाई, ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को अच्छे से ही कर लेना आप लोग। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी। देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ध्यान रखना अंजना देवी चौधरी थी। इनका जन्म हुआ कब हुआ? 1897 में, 1898 में, 1899 में, या 1896 में? तो 1897 में। ये वाला पॉइंट सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 की तरफ। देखो 4 मार्च 1938 को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? चलो मुझे बताओ, बीकानेर की स्थापना कहां से हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता से हुई थी। कहां से हुई थी? कलकत्ता से। ये क्वेश्चन मोस्ट है। 4 मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान से हुई थी? भुसावर से, रेवाड़ी से, आगरा से, या बयाना से? ठीक है, तो ऐसा मत लगाना बयाना, भरतपुर, भुसावर, थोड़ा सोचना है। ठीक है, रेवाड़ी हरियाणा से इसकी क्या हुई है? घोषणा हुई थी। चलो अगले क्वेश्चन पर देखो, कांगड़ कांड, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? यह बताओ, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? मतलब इस कांगड़ कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, यह बताना है आपको जवाब। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक संबंधित व्यक्ति कौन है? मांगीलाल भव्य है। जमनालाल बजाज है ना, कपूर चंद पाटनी, ये सब किससे है? जयपुर प्रजामंडल से है। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल वेद मग्घाराम, रघुवर दयाल गोयल, ये संबंधित हैं। ठीक है, कोटा प्रजामंडल अभिन हरि और नैनू राम शर्मा, ये हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कांगड़ कांड। और तमिसा वाला कांड धौलपुर से छतर सिंह पंचम सिंह शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखो किस समाचार पत्र के माध्यम से, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? कौन सा समाचार पत्र है जिसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था विजय सिंह पथिक ने? बताओ, प्रताप, यंग इंडिया, मराठा, या केसरी? तो ध्यान रखना प्रताप है। और विद्यार्थी गणेश शंकर ने क्या किया था? प्रकाशन करवाया था इसका भी। चलो क्वेश्चन संख्या 40 पे बढ़ते हैं। राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था? राजस्थान के राजाओं में कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? मतलब 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर चल गया था। उसका नाम है सरदार सिंह। क्या नाम है उनका? सरदार सिंह है, जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर चले गए थे। कहां से संबंधित हैं? जोधपुर से नहीं है, उदयपुर से नहीं है, बीकानेर से संबंधित है, जरूर ध्यान रखना। तो ये हुई मेरे प्यारे दोस्तों क्लास। ये 40 क्वेश्चन किए हैं आपने, जो सिलेबस में दे रखे हैं आपको 80 अंक, वो वाले हैं ये। इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है ना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके पूरे सिलेबस से हैं। ठीक है ना, वो बताया रखा है मैंने 80 अंक से हैं। तो मतलब हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका रिवाइज अच्छे से हो रहा होगा। अब जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो यहां नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम में आएंगे तो वहां फायदा ही मिलेगा। पर ये वो क्वेश्चन है जहां से हमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी हो जाए तो वो सुधर जानी चाहिए बस, किसी भी हाल में। और हम हर टॉपिक पे जा रहे हैं जिससे आपको ये लगे कि मुझ में कहां पर थोड़ी कमी रह रही, ताकि आपको क्या रिवाइज का समय भी उससे मिल जाएगा। बाकी उस सिलेबस के बिंदु के आधार पर तो हम चल ही रहे हैं, तो उससे बनने वाला मोस्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ ही जाएगा, क्योंकि लगातार क्लास आ रही है। तो हर रोज उस सिलेबस को कवर करेंगे तो अपने आप सामने तो आना ही है। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। पर क्लास को शेयर किया करो। अभी आपके कमेंट चल रहे हैं तो लास्ट में जो लाइव के बाद जो कमेंट रहता है ना कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट किया करो, प्रमाणित दिखाई देता है। ठीक है, और लाइक भी कर लिया करो। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।